तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल की हमने डिस्कवरी कर ली थी। और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं परमाणु के मॉडल। तो परमाणु के जो मॉडल होते हैं, इसमें सबसे पहले मॉडल दिया था परमाणु के बारे में, मतलब अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी थॉमसन ने, जे थॉमसन, जिसने कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो टॉपिक है हमारा परमाणु के मॉडल, और पहला मॉडल पढ़ेंगे अपन जे थॉमसन का, या जे को हटा दो, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल का एक नाम और होता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे बोला जाता है। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल अलावा कुछ ऐसा था कि मतलब कोई बात ही नहीं थी इसके परमाणु मॉडल में। जैसे कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। कोई जैसे 10 व्यक्ति बैठे हैं, उसमें कोई कुछ नहीं जानता, और एक व्यक्ति मान के चलो 2-5% जानता है, और वो बोले जा रहा है, तो वो 2-5% वाला उनके लिए तो महान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन पे तो इतना भी नहीं आता। तो ऐसे ही था थॉमसन परमाणु मॉडल जो दिया था ना, वो ऐसा था बिना सिर पैर का आदमी। कैसे? थॉमसन ने कहा था कि परमाणु जो होता है, पूरा परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु क्या होता है? एक धनावेशित गोला होता है। इस प्रकार से, जैसे मैं यहां पर धनावेश लगा देता हूं, और इस धनावेशित गोले के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इस तरह से। तो थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से निवास करते हैं, इसी प्रकार से रहते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज। आपने देखा होगा ना तरबूज कैसा होता है। तरबूज का जो हरा कलर का पार्ट होता है बाहर का, उसको तो उसने धनावेश मान लिया, और जो अंदर जो रेड कलर का भाग होता है जिसे अपन खाते हैं, उसके अंदर काले काले बीज होते हैं ना, उन काले काले बीजों को उसने नेगेटिव मान लिया, यानी इलेक्ट्रॉन मान लिया। तो भाई क्या कहा था उसने? परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, और उस धनावेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर पड़े हुए रहते हैं, और वो ऐसे पड़े हुए रहते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज निवास करते हैं, रहते हैं। अब यहीं तक नहीं रोका वो, अभी तो आगे तुम्हारे मुंह में पानी और लाएगा। कैसे? वो कहता है कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, उसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर प्लम होता है हलवे जैसी एक मिठाई। प्लम का मतलब क्या होता है? हलवे जैसी एक मिठाई। और पुडिंग, पुडिंग का मतलब क्या होता है? सूखे मेवे, काजू बादाम पिस्ता वगैरह। तो आपने देखा होगा ना, कि शादी बारातों में आप जाते हो, तो वहाँ पर हलवे की एक ट्रे रखी हुई रहती है जिसमें हलवा बिछा हुआ रहता है। तो उस हलवे को तो उसने क्या मान लिया? धनावेशित भाग। और उसके ऊपर जो काजू बादाम वगैरह पड़े हुए रहते हैं, उसको मान लिया उसने इलेक्ट्रॉन। तो इसने पूरे खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके अपने परमाणु का मॉडल दे दिया। तो क्या कह रहा है वो? परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से निवास करते हैं जिस प्रकार की तरबूज के अंदर बीज पाए जाते हैं। इसके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्लम हलवे जैसी एक मिठाई होती है, और पुडिंग सूखे मेवे होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। और यही होता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। खत्म। अब भाई थॉमसन से पूछा गया कि पूरा एक परमाणु है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक साथ पड़े हुए हैं और धनावेश एक साथ पड़े हुए हैं, कोई आकर्षण प्रतिकर्षण होगा या नहीं होगा? तो थॉमसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और जहां पर जवाब खत्म हो जाते, समझ लेना वहीं पर थ्योरी फेल। अब इसका जवाब देने के लिए एक नया साइंटिस्ट कौन आएगा? मतलब थॉमसन का परमाणु मॉडल कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल नहीं था, ये मॉडल फेल हो गया, और इसकी जगह जब एक थ्योरी फेल हो जाती है तो नई थ्योरी का क्या होता है? आविष्कार। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट का मॉडल निकल के आया, और वो था आपका रदरफोर्ड। तो अब अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक सोने की बहुत ही पतली झिल्ली ली थी, 100 मिली माइक्रोन के लगभग बराबर, बहुत ही पतली थिन झिल्ली सोने की। ये मान के चलो, सोने की एक बहुत ही पतली क्या ले ली इसने, झिल्ली ले ली। और इस सोने की पतली झिल्ली के पीछे एक रिमूविंग स्क्रीन लगा दी, घूमने वाली स्क्रीन जिसको घुमाया जा सकता हो। और इस रिमूविंग स्क्रीन पर चमक उत्पन्न करने वाले पदार्थ की क्या कर दी, पॉलिश करवा दी। क्या कहा मैंने अभी तक आपसे, रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली और इस सोने की पतली पन्नी पर चमक उत्पन्न करने वाले पदार्थ जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, पॉलिश इसके पीछे जो स्क्रीन लगाई थी उस पर। सोने की एक पतली पन्नी ली, इसके पीछे एक रिमूविंग स्क्रीन लगा दी, घूमने वाली स्क्रीन, और उस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश करवा दी। और एक यहाँ पर एपरेटस ले लिया कोई, ये मान के चलो जिसमें न्यूट्रॉन भरे हुए हैं, यानी न्यूट्रॉनों की बमबारी कर सकता हो, फेंक सकता हो न्यूट्रॉनों को, ठीक है, यहाँ से ये न्यूट्रॉनों को फेंक सके, ऐसा इसने क्या किया, एक एपरेटस ले लिया, साइक्लोट्रॉन उपकरण वगैरह कोई भी। तो यहाँ से ये इस पर न्यूट्रॉनों की क्या करेगा, कंटिन्यूअस बमबारी करेगा। अब जैसे ही इसने इस प्रयोग को करना चालू किया तो क्या देखा कि जब इस उपकरण से न्यूट्रॉन लगातार इस पर फेंके जा रहे थे, बमबारी इसकी की जा रही थी, तो अधिकांश न्यूट्रॉन, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, तो अधिकांश न्यूट्रॉन जो थे वो बिल्कुल सीधी रेखा में यहाँ से निकल रहे थे इस सोने की पतली पन्नी में से। दोबारा देखो, सोने की पतली पन्नी में से बिल्कुल सीधी रेखा में निकल रहे थे अधिकांश न्यूट्रॉन। पता कैसे चल रहा था सीधे निकल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर टकराएंगे तो चमक उत्पन्न होगी जिंक सल्फाइड के कारण, तो ये बिल्कुल सीधे निकल रहे थे। ऐसे ही नीचे से बना दो कुछ थोड़े से आप, तो बिल्कुल सीधे निकल रहे थे और यहाँ पर ये टकराकर क्या उत्पन्न कर रहे थे, चमक उत्पन्न कर रहे थे। फिर इसने क्या देखा, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ डिग्री के कोणों पर विचलित भी हो रहे थे, कोई 60 डिग्री के कोण पर, कोई 80 डिग्री के कोण पर, कोई 90 डिग्री के कोण पर, इस तरह से विचलन भी प्रदर्शित कर रहे थे। और 20 या 25 हजार अल्फा कणों में से, लगभग 20 या 25 हजार अल्फा कणों में से एक या दो ही अल्फा कण ऐसे थे जो जिस दिशा में गए उसी दिशा में वापस आ गए। मतलब यूं गए और यहाँ से पता नहीं जाने क्या हुआ और यूं घूमकर वापस चल दिए, मतलब यूं गए और यूं ही वापस आने लग गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे, यानी 20 या 25 हजार अल्फा कणों में से एक या दो ही अल्फा कण ऐसे थे जो जिस दिशा में गए उसी दिशा में वापस आने लग गए। ठीक है, तो दोबारा सुनना एक बार। सबसे पहले क्या किया था, अल्फा जो रदरफोर्ड था इसने साइक्लोट्रॉन नामक एक उपकरण लिया था, उससे अल्फा कणों की लगातार बमबारी करवाई थी। स्टार्टिंग में मैं न्यूट्रॉन बोल गया था, अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो इस पर लगातार अल्फा कणों की बमबारी करवाई, किस पर, सोने की बिल्कुल थिन झिल्ली पर, पतली झिल्ली पर। अल्फा कण आप जानते हो क्या होते हैं, 2He4, और इस पर चार्ज कितना होता है, +2, यानी कि ये अल्फा कण जो हैं वो धन आवेशित पार्टिकल होते हैं। अब सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार करवा रहा है तो इसने 3-4 घटनाएं देखी कि अधिकांश अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल रहे हैं, कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री के कोणों पर विचलित हो रहे हैं, और 20 या 25 हजार अल्फा कणों में से एक या दो अल्फा कण ऐसे थे जो जिस दिशा में गए उसी दिशा में वापस आ गए। इस प्रयोग से रदरफोर्ड इतना आश्चर्यचकित हुआ कि अल्फा कण लाला बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टिकल तो ऐसा है नहीं, तो उसने क्या देखा, अपनी एक बुक में इस बात को लिखा है कि मैं इस प्रयोग से इतना आश्चर्यचकित हुआ हूँ कि किसी तोप चलाने वाले ने तोप का गोला चलाया हो और सामने एक कागज़ रखा है, उस कागज़ से वो तोप का गोला टकराया और वापस आ गया और तोप चलाने वाले को ही उड़ा दिया। इस घटना से इतना आश्चर्यचकित हुआ था कि यहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, बिल्कुल पतली झिल्ली है सोने की जिसमें तुम फूंक मार दो तो ही उड़ जाए, और वहाँ से एक अल्फा कण जो बहुत हैवी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या है, आराम से 1 सेंटीमीटर मोटाई को तो बड़े आराम से आर पार चले जाते हैं अल्फा कण, तो इतनी पतली झिल्ली में से गया और वापस आ गया। मतलब अधिकांश तो निकल गए, कुछ कोनों पर विचलित हो गए, लेकिन एक या दो ऐसे थे जो जिस दिशा में गए उसी दिशा में वापस आ गए। तो अब यहाँ पर रदरफोर्ड सोच में पड़ गया कि भाई यहाँ बीचों बीच ऐसा क्या है कि ये अल्फा कण गया और वापस आ गया।
तो इसने पहले सोचा कि यहाँ पर बीच में कोई धनावेशित पार्ट तो नहीं है, या पहले चलो ऋणावेशित मान लेते, हमारे ऊपर है हम क्या माने। तो इसने सोचा यहाँ पर बीच में कोई ऋणावेशित पार्ट तो नहीं है कि माइनस का बना हुआ हो। तो माइनस सोच के देखोगे आप तो माइनस, और आप भेज रहे हो लगातार बौछार कर रहे हो प्लस की, तो प्लस और माइनस में तो आकर्षण हो जाना चाहिए, वो चिपका लेगा उल्टी उसको। तो इसने सोचा माइनस तो नहीं है भाई, यहाँ समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ पर माइनस वाला पार्ट तो नहीं है कोई। माइनस होता तो तुम प्लस की बौछार करवा रहे हो, अल्फा कणों पर प्लस आवेश है, माइनस और प्लस तो चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्लस। तो उसने कहा था कि इसके बीचों बीच भाग में कोई ऐसा पार्ट है जो धनावेशित होता है, और वो धनावेशित पार्ट जो है उसके पास जैसे ही कोई अल्फा कण जाता है अगल बगल में, वो उससे प्रतिकर्षित होकर अलग अलग कोनों पर विचलित हो जाता है। और बिल्कुल सीध में जो जाता है, बिल्कुल सीध में जो पार्ट जाता है, वो जिस दिशा में जाता है उससे प्रतिकर्षित होकर तुरंत ही क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। तो इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष क्या निकाला कि जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो अधिकांश अल्फा कण तो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री के कोनों पर विचलित हो जाते हैं, और 20 या 25 हजार अल्फा कणों में से 1 या 2 अल्फा कण ऐसे थे जो जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में वापस आ जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि सोने की पतली पन्नी पर या परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच कोई प्रबल धनावेशित भाग पाया जाता है, और उस धनावेशित भाग को ही रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दे दिया। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गया कि नाभिक की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, रदरफोर्ड। ठीक है, तो क्या कहा इसने, परमाणु के बीचों बीच कोई प्रबल धनावेशित भाग पाया जाता है, उसी धनावेशित भाग से अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर वापस आ जाते हैं, और इसी प्रबल धनावेशित भाग का नाम रदरफोर्ड ने क्या दे दिया, नाभिक नाम दे दिया। अच्छा, रदरफोर्ड यहीं पर चुप नहीं हुआ, अभी तो और बहुत सारी बातें बता के जाएगा आपको। क्या क्या बातें, सुनो। अब लालाओ, इसने सोचा कि परमाणु के जो भाग है उसमें से ये बिल्कुल खाली निकल रहे हैं, इधर निकल गए इधर निकल गए, मतलब परमाणु बीच में से खोखला है, तभी तो ये बिल्कुल सीधे निकल गए, लेकिन बीचों बीच से भरा हुआ है, और जो जिससे भरा हुआ है वो भाग धनावेशित है, और उसका नाम क्या दिया, नाभिक। तो इन सभी प्रयोगों से रिजल्ट क्या निकाला रदरफोर्ड ने, कि अधिकांश अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं या कुछ डिग्री के कोनों पर विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, पहली बात तो। और बीचों बीच कोई प्रबल धनावेशित भाग है जिसका नाम उसने क्या दे दिया, नाभिक। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने परमाणु को 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग तो हो गया बाह्यतम भाग, ठीक है, और दूसरा हो गया नाभिक। अब आपको पता है डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु एक अविभाजित कण है, लेकिन इसने सोने की पतली पन्नी, भाई हर चीज परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं चाहे बोर्ड है या मार्कर है, कोई भी चीज है वो किससे मिलकर बनी हुई है, परमाणुओं से। तो इसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों सोने के परमाणु हैं। अब प्रत्येक परमाणु के बीचों बीच कोई धनावेशित भाग है जो नाभिक है, और बीच में से वो कैसा पड़ा हुआ है, खोखला। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और बीच में एक प्रबल धनावेशित भाग है जो क्या है, नाभिक। तो इससे निष्कर्ष निकल गया कि परमाणु 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। टूट गया परमाणु, देखो ध्यान से, जिसमें से एक तो बाह्यतम भाग होता है, ये वाला जिसे परधि बोलते हैं अपन, और एक जो से केंद्र बोलते हैं ना, केंद्र, वो केंद्र यहाँ पर नाभिक है। तो परमाणु को कितने भागों में बांट दिया रदरफोर्ड ने, 2 भागों में। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाना चाहो तो बनाओ, मैं आगे और बात बताता हूँ आपको। इसने और क्या क्या बातें बताई देखो, और आपके समझ में आ रहा हो तो बताया करो कमेंट करके। चलो नेक्स्ट बात, और नेक्स्ट बात क्या बताई थी इसने रदरफोर्ड ने, कि परमाणु जब 2 भागों में विभक्त हो गया तो एक तो कौन सा बता दिया था मैंने, बाह्यतम भाग, और दूसरा कौन सा हो गया, नाभिक। अब वो कहता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। क्या कहा उसने, परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर 2 मूलभूत कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निवास करते हैं, और परमाणु का जो बाह्यतम भाग होता है, इस बाह्यतम भाग में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों
चक्कर लगाता रहता है। क्या बात बताई? दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल दी रदरफोर्ड ने कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निवास करते हैं, और जो बाह्यतम भाग होता है उस बाह्यतम भाग में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बात क्या बताई इसने कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता रहता है ना नाभिक के चारों ओर, इसके चक्कर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार चक्कर लगाता है? एक तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और दूसरा अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रहों का मॉडल, जैसे ये नाभिक है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगा रहा है? चक्कर लगाता रहता है। तो एक तो इस परिधि पर चक्कर लगाता रहता है यूं, और एक अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है यहाँ पर यूं। तो आपने देखा होगा ना, नॉर्मली सुना भी होगा कि धरती जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो धरती सूरज के चारों ओर चक्कर जो लगाती है वो तो 365 यानी एक साल में लगाती है, 365 से 1/4 दिन में। और एक अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। अपने अक्ष पर धरती एक चक्कर 24 घंटे में लगा देती है। तो जो पार्ट सूरज की तरफ होता है उस पर तो उजाला रहता है, और जो पार्ट सूरज से विपरीत ओर होता है उस पर अंधेरा रहता है। अंधेरा मतलब रात, उजाला मतलब दिन। तो रात दिन किससे बनते हैं? जब धरती अपने अक्ष पर घूमती है। और एक साल किससे बनती है? जब धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगा देती है। तो धरती के चक्कर कितने तरीके से हो गए? चारों ओर, मतलब एक साल बन गई, और अपने अक्ष पर घूम रही है, रात दिन बन गए। तो एक दिन और एक साल तो समझ गए। अच्छा, ये 30 दिन का खेल क्या है? महीना कैसे बनता है बताए किसी को? सुनो, चंद्रमा धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, आपको पता हो तो, और चंद्रमा धरती का एक चक्कर एक महीने में पूर्ण करता है। तो उससे रात दिन और महीने बनते हैं। ये सब ज्योग्राफी की बात है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो देखो। तो अच्छा एक बात बताओ, नाभिक इसको मैं सूरज मान लूँ, इलेक्ट्रॉन इसको मैं धरती मान लूँ, धरती इसके चारों ओर भी चक्कर लगा रही है एक तरीका से, और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। बताओ ग्रहों के समान है या नहीं है? ये बिल्कुल सेम टू सेम ग्रहों के समान मॉडल हो गया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ग्रहों के समान होने के कारण इसे ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ग्रहीय मॉडल भी बोल देते हैं। अच्छा, अब यदि आप नोट्स बनाओ तो मैं लैंग्वेज बोल देता हूं एक बार पूरे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। सुनना आप ध्यान से। सबसे पहले रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली जिस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, और सोने की पतली पन्नी के पीछे एक रिमूविंग घूमने वाली स्क्रीन लगा दी जिस पर चमक उत्पन्न करने वाला पदार्थ जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी। जब अल्फा कणों की बौछार की गई तो क्या देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो कुछ डिग्री के कोनों पर विचलित हो जाते हैं, और 20 या 25 हजार अल्फा कणों में से 1 या 2 अल्फा कण ऐसे होते हैं जो कि जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में वापस आ जाते हैं। इन सभी प्रयोगों से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है तथा परमाणु के बीचों बीच भाग में कोई प्रबल धनावेशित भाग पाया जाता है। उसी धनावेशित भाग से अल्फा कण वापस टकरा कर आ जाते हैं, और इस आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु को 2 भागों में बांट दिया, एक बाह्यतम भाग और एक प्रबल धनावेशित भाग, जिसका नाम उसने क्या दे दिया? नाभिक दे दिया। ठीक है। फिर आगे वो कहता है परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित रूप से निवास करते हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। मतलब आपसे कोई पूछे न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को ऐड कर देना, मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देना, जो भी नंबर आपके पास आए वो न्यूक्लियॉन कहलाएगा। तो आगे कह रहा है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित रूप से निवास करते हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है, तथा बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 2 प्रकार से चक्कर लगाता है, एक तो अपने अक्ष पर घूमता रहता है और एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार से होता है, एक तो नाभिक के चारों ओर और एक अपने अक्ष पर। यह मॉडल बिल्कुल ग्रहों के समान होने के कारण इस मॉडल को ग्रहीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपका रदरफोर्ड का क्या हो गया?
परमाणु मॉडल। ठीक है, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थीं। क्या क्या कमियां थीं? और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ज्ञात की थीं, जैसे परमाणु के आयतन के बारे में, नाभिक की त्रिज्या के बारे में, इनकी जानकारी भी रदरफोर्ड ने हमको दी थी। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने परमाणु की जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना, उसे ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी दिया था। बहुत सारी बातें रदरफोर्ड खोज चुका था। उसने नाभिक की खोज कर ली, परमाणु को दो भागों में बांट लिया। उसने ये भी बता दिया कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित रूप से रहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। इसके अलावा रदरफोर्ड ने और क्या बताया था, देखो। रदरफोर्ड आगे कहता है, रदरफोर्ड ने नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र दिया था, और वो क्या था? देखो, आर मतलब होता है रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और एन लिख दूं, एन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं नाभिक। तो इसे क्या पढ़ेंगे? नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। ये फॉर्मूला रदरफोर्ड के द्वारा दे दिया गया था परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने का। ठीक है, अच्छा, यहां पर आर नॉट, आर एन का मतलब है नाभिक की त्रिज्या। आर नॉट का मतलब क्या होता है? एक नियतांक होता है आर नॉट। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसका मान होता है 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मीटर मत लगाओ, चलो अभी। तो 1.4 इंटू 10⁻⁻15, क्लियर है। और ए होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। जैसे एक क्वेश्चन करूं मैं यहां पर, परमाणु द्रव्यमान 64 वाले तत्व के, या फिर थोड़ा सा अलग लिखूं, एक तत्व जिसके परमाणु का द्रव्यमान 64 है के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दिया, मान के चलो। एक तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान 64 है, उसके नाभिक की त्रिज्या बताओ। तो आप फॉर्मूला उतारोगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, आर नॉट की वैल्यू यहां से टीप के लिख लो, टिप्पो हो तुम, टिपो। ठीक है, नेक्स्ट, ए का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान कितना है? 64। अच्छा, 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 64, और 64 गुना 4 गुना 4 16, और 16 गुना 4 64। ठीक है, तो ये मैं 4 की घात 3 बराबर 64 लिख सकता हूं ना। तो इस 64 को क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बताओ जल्दी। लिख सकता हूं। और ऊपर क्या है? 1 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 56। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई बराबर 5.6 गुना 10 की घात -15 मीटर, और 10 की घात -15 मीटर को बोला जाता है फर्मी। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई बराबर 5.6 फर्मी। अब ये कहोगे ये फर्मी क्या है? तो एक्चुअली देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया था, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में, व परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया। और आप कहोगे ये क्या चीजें आ गई? तो लालाओ, फर्मी और एंगस्ट्रॉम, नाभिक की त्रिज्या को रदरफोर्ड ने फर्मी में व्यक्त किया था, और
जो परमाणु है उसकी त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया। एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर एक नोट सा लगा देते हैं। और फर्मी तो आप जानते ही हो, हिंदी में लिखना। एफएम भी लिख सकते हो, एफएम फेम्टोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। इसके अलावा और भी वैल्यू होती हैं, यदि आप याद करो तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। लेकिन इनका रदरफोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अभी इनका रदरफोर्ड से लेना देना है, क्योंकि उसने परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया था और नाविक की त्रिज्या को फर्मी में व्यक्त किया था उसने। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता। मान के चलो एक तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना 27 है कि नाविक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो ए की वैल्यू बदलनी है आपको, यहाँ 27 लिखना है और 27 को 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3⁻³ लिख सकते हो। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। यदि मैं 125 दे दूं तो 5⁻³ लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पॉज लेकर कॉपी करो, यानी कि वीडियो को रोक कर उतार लो। ये भी उतार लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये भी याद कर लेना, ये कॉपी पे ऊपर ही ऊपर लिख लिया करो तुम लोग, ये बाद में बहुत काम में आती हैं ये चीज़ें। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। ठीक है, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन और करो आप। परमाणु की त्रिज्या नाविक की त्रिज्या से कितनी अधिक होती है? परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो नाविक की त्रिज्या से कितनी ज़्यादा होती है? तो भाई पता करें। चलो, सबसे पहले परमाणु की त्रिज्या बटे नाविक की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या में भाग दे दोगे किसका? नाविक की त्रिज्या का। अच्छा, परमाणु की त्रिज्या कितनी? 10⁻⁻10 मीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम। नाविक की त्रिज्या कितनी? 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, ये माइनस का 15 मीटर ऊपर जाएगा। मीटर से मीटर तो हटा दो तुम। ये 10⁻⁻15 मीटर ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, नहीं होगा। नीचे से कोई चीज़ ऊपर ले जाएंगे प्लस, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा और ये रहेगा माइनस का 10। तो प्लस के 15 में से माइनस का 10 गया तो कितना बचा? प्लस का 5। तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु को तो एटम लिख दूं और त्रिज्या को रेडियस लिख दूं, तो RA रेडियस ऑफ एटम। ऐसे ही नाविक को N लिख दूंगा, न्यूक्लियस को बोलते हैं, और त्रिज्या को तो RN। तो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई बराबर, ये कितना आएगा सॉल्व करने पर? 10⁻5। इसको इधर पक्षांतरण कर दूं तो रेडियस ऑफ एटम बराबर 10⁻5 गुना रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। पढ़ के बताओ क्या लिख रहा है। अब पढ़ना आता है जब तो पढ़ोगे ना। कैसे पढ़ोगे कि RA बराबर 10⁻5 गुना RN? ऐसे नहीं, हिंदी में कैसे? परमाणु की त्रिज्या, A का मतलब एटम, R का मतलब रेडियस। परमाणु की त्रिज्या नाविक की त्रिज्या से 10⁻5 गुना अधिक होती है। परमाणु की त्रिज्या नाविक की त्रिज्या से 10⁻5 गुना अधिक होती है। डाला, ये 10⁻5 कितना हो गया पता है? इतनी अधिक। मतलब कि आप ये मान लो कि यदि मैं नाविक को एक टेनिस की बॉल मान लूँ ना, जिससे तुम क्रिकेट खेलते हो, तो उसके आगे का इधर 10⁻5 बॉल लगा दो, इधर 10⁻5 बॉल लगा दो, इधर 10⁻5 बॉल लगा दो, इधर लगा दो, और एक गोल घेरा बनाओ, तो इतना बड़ा परमाणु होगा। यदि नाविक इतना बड़ा है तो सोचो कितना हो गया। लगभग 5-7 किलोमीटर का एरिया कवर अप हो जाएगा भाई। तुम्हें कितनी बॉल लगानी है? 1 लाख बॉल। एक मतलब एक बॉल के आगे 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, और एक गोल घेरा बना दो, तो वो गोल घेरा तो परमाणु का भायतम भाग होगा, और एक गेंद जो बीच में लगाई है वो क्या होगा? नाविक। तो इतना अधिक होता है परमाणु की त्रिज्या नाविक की त्रिज्या से, और वो परमाणु हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देता, इतना छोटा पार्ट है। देखो कितना अंतर है परमाणु और
की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में। आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आप उतार लेना, ठीक है? मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन है, परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से कितना अधिक होता है? परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से कितना गुना अधिक होता है या कितना अधिक होता है? तो वही परमाणु का आयतन बटे नाभिक का आयतन बराबर क्या करोगे? तो परमाणु का आयतन बटे नाभिक का आयतन। परमाणु का आयतन कितना? अच्छा पहली बात तो आयतन और परमाणु और नाभिक, देखो परमाणु मेरा क्या था ये, नाभिक मेरा क्या है ये, दोनों ही गोल हैं या नहीं? तो मैं ये पढ़ सकता हूँ गोले का आयतन बटे गोले का आयतन, कैंसिल मत कर देना, गोले बटे गोला। एक गोला बहुत बड़ा है और एक गोला छोटा सा है, ठीक है? तो कैंसिल नहीं होंगे, त्रिज्या में अंतर है। तो गोले का आयतन कितना होता है बताओ जल्दी से? 4/3 पाई आर क्यूब। तो परमाणु के आयतन को भी क्या लिखूंगा? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, नाभिक भी गोला है तो गोले का आयतन ही लिखा जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये R1 होगा और ये R2 होगा या R" होगा, क्योंकि रेडियस में अंतर है दोनों के में। इससे ये कैंसिल, पाई कैंसिल, लेकिन R कैंसिल नहीं होगा। अच्छा आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम और परमाणु को एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम या एटम का आयतन और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई, आयतन को B नाभिक को N, और ये R परमाणु का आयतन और उसकी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात, जल्दी बताओ, -10 मीटर का क्यूब अपॉन नाभिक का आयतन। अब आयतन तो कैंसिल आउट, केवल रेडियस बचा। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात -15 मीटर का क्यूब। इसको मैं चाहो तो खोलकर भी लिख सकता हूँ, 10 की घात -10 गुना 10 की घात -10 गुना 10 की घात -10 बटे 10 की घात -15 गुना 10 की घात -15 गुना 10 की घात -15। और आपको पता है जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या बनेगा? 10 की घात -30 अपॉन 10 की घात -45। ये 45 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 45 में से 30 गए तो कितना बचा? 15। तो मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 10⁻15। और इसको इधर ले जाऊं तो वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई इंटू 10⁻15। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब पढ़ो इसे वही उसी तरीके से। परमाणु का आयतन कैसे बोलोगे? ए का मतलब एटम, बी का मतलब आयतन, एन का मतलब नाभिक, वी का मतलब आयतन। तो परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से 10 की घात 15 गुना अधिक होता है। परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन से 10 की घात 15 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने रदरफोर्ड की सहायता से परमाणु के नाभिक और परमाणु के आयतन और नाभिक के आयतन, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या, और नाभिक की त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सबको सीख लिया है। और यहाँ आकर आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी खत्म होता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई, और आपको पता है कमियां जब रह जाती हैं तो उनको सुधारने के लिए नई थ्योरी का निर्माण होता है। तो वो कमियां कौन सी हैं और नई थ्योरी कौन सी है, उसकी बात तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।